तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने एक साप्ताहिक नए विषय के साथ में। और इस पूरे सप्ताह जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं वो है नक्सलवाद को लेकर, कि किस प्रकार से नक्सलवाद उत्पन्न हो रहा है और इसके खात्मे के लिए सरकार और जवान क्या कुछ कदम उठा रहे हैं और नक्सल कितने हाईटेक होते जा रहे हैं और नक्सल खात्मे को लेकर राह में कितनी सारी बाधाएं आ रही हैं। इस पूरे सप्ताह हम इन्हीं तमाम विषयों को लेकर निष्कर्ष निकालेंगे, इसका सार क्या कुछ है ये समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। तो छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक विरासत खनिज लवण के साथ कोयला, हीरा और बिजली की प्रचुरता के लिए विख्यात है, पर छत्तीसगढ़ की प्रमुख पहचान बस्तर पर आज भी माओवाद का कब्जा है। राज्य गठन से लेकर इन 24 सालों में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी अलग छवि बनाने की कोशिश की है, जिसमें कामयाबी भी मिली है। पर एक सच्चाई यह भी है कि नक्सलवाद के दंश से छत्तीसगढ़ आज भी उबर नहीं पाया है। केंद्र और प्रदेश सरकारों की नक्सलवाद के इस कोड़ से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बावजूद इसके अब भी प्रतिभाओं से लबरेज ये प्रदेश नक्सल दंश को झेलने के लिए मजबूर है और आज के इस अंक में हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमने देखा है जब नक्सली काफी एक्टिव हुआ करते थे और जवानों को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन फिलहाल 2024 की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदली हैं। अब जो नुकसान कभी हम सोचा करते थे, सुना करते थे कि जवानों का हुआ है, लेकिन अब वो नुकसान कहीं ना कहीं नक्सलियों का हो रहा है और इसका परिणाम में दिख रहा है कि 131 नक्सलियों को महज 6 महीने के अंदर ही जवानों ने ढेर कर दिया है। किस तरीके से रणनीति बदली है, क्या कुछ हालात हैं अभी और किस तरीके से आगे हालात बनाए जाएंगे, इन सारी विषयों पर चर्चा की जाएगी। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं बस्तर आईजीपी सुंदर राजपी साहब, उनसे ही चर्चा करते हैं। सर, 2024 की अगर बात करें तो लगातार मुठभेड़ हो रहे हैं, लेकिन उसमें परिणाम जो है वो सकारात्मक दिख रहे हैं। जवान लगातार जो है आक्रामक हैं, नक्सलियों को मार भी रहे हैं और उनके शव को भी वापस लेकर आ रहे हैं। परिस्थितियां बदली है, किस तरीके से हालात बदला है आप लोगों को? वर्ष 2024 सुरक्षा बल के लिए काफी एक निर्णायक वर्ष रहा है। अब तक विभिन्न प्रकार के नक्सल पुलिस मुठभेड़ में 131 से अधिक माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इसमें सभी जिला, जैसा जिला कांकेर से शुरू करके जिला बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर संभाग के सभी जिला में नक्सल विरोधी अभियान का काफी एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध स्पेशल फोर्सेस जैसा एसटीएफ, डीआरजी, बस्तर फाइटर, कोबरा, साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो इस इलाके में तैनात है, आपसी तालमेल के तहत। और इसके अलावा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट बॉर्डर्स जैसा हमारा सीमावर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों के साथ भी छत्तीसगढ़ पुलिस का काफी अच्छा एक समन्वय स्थापित हुआ। इसके परिणाम काफी सकारात्मक रहा और आने वाला समय भी हमारा कोशिश ये रहेगा, मतलब और भी जो शेष जो माओवादी फॉर्मेशंस जिसके गतिविधि अभी इलाके में देखने के लिए मिल रहा है, उनके खिलाफ भी हम प्रभावी रूप से कार्रवाई करते हुए क्षेत्र को नक्सल आतंक से मुक्त कराने के लिए हमारा एक टारगेटेड अप्रोच रहेगा। इससे ठीक पहले माओवादियों ने साल 2024 की शुरुआत और 2023 के अंत में अपनी मौजूदगी दर्शाने और दहशत फैलाने की नीयत से सुरक्षा बल पर हमला किया था। जनवरी 2024 के हमले में 3 जवानों को शहादत मिली थी और 15 जवान घायल हो गए थे, जिसके जवाब में सुरक्षा बल ने माओवादियों के खिलाफ ऐसा ऑपरेशन शुरू किया कि वे अपनी मान से निकलने में भी घबराने लगे। इसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान माओवादियों ने एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश की, पर इस बार सुरक्षा बल के जवानों ने माओवादियों को न केवल करारा जवाब दिया बल्कि 29 नक्सलियों को ढेर भी कर दिया। यहाँ पर उन घटनाओं का जिक्र किया गया है जो विगत 6 माह के भीतर घटित हुई है। इनके अलावा पूर्व में भी माओवादियों ने सुरक्षा बल को टारगेट करते हुए हमले किए हैं, जिनमें उन्हें जोरदार पलटवार का सामना करना पड़ा। बात करें बीते 6 माह के दौरान एनकाउंटर में मारे गए 131 माओवादियों की, गिरफ्त में आए 200 और समर्पण करने वाले 250 नक्सलियों की, तो जैसा कि बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज का कहना है कि इन पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए का इनाम था। माओवादियों में ग्रास रूट से लेकर कमांडिंग तक अलग अलग कैडर होते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशन पर माओवादियों के खिलाफ तैनात सुरक्षा बल के अफसरों ने जिन योजनाओं के तहत माओवादियों को ढेर करने में सफलता हासिल की है, वह वाकई में तारीफ काबिल है। इतने के बाद भी माओवादियों का अपनी मान से निकलना, सुरक्षा बल पर हमला करना भले ही उनकी ताकत का हिस्सा नहीं है, केवल बौखलाहट है, लेकिन मौजूदगी को दर्शाता है। इन विषयों को लेकर हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिये ने बस्तर रेंज आईजी पी सुंदरराज से बातचीत की। जानते हैं उन्होंने इस दौरान क्या कुछ बताया। सर, जो 131 नक्सली मारे गए हैं,
उन नक्सलियों में कितने बड़े नाम थे, उनमें कितना इनाम था, क्योंकि नक्सलियों के कैडर वाइज अलग-अलग इनाम घोषित होते हैं। वर्ष 2024 का जो नक्सलवादी अभियान में खास बात ये रहा है, अधिक से अधिक मिडिल लेवल और हायर लेवल के जो माओवादी कैडर हैं, उनके डेड बॉडीज रिकवर किए गए थे। यदि आप बात करें तो एरिया कमेटी मेंबर या डिविजनल कमेटी मेंबर या स्टेट कमेटी मेंबर में, जैसे वर्ष 2024 में स्टेट कमेटी मेंबर जोगन्ना और डिविजनल कमेटी मेंबर्स विनय, नागेश और अनेक जो एरिया कमेटी मेंबर्स और जो पीएलजी फॉर्मेशंस का जो 28 से अधिक जो माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और सीआरसी कंपनी जो काफ़ी एक तगड़ा जो फॉर्मेशन माने जाते हैं, उसके जो कमांडर सागर का डेड बॉडी भी रिकवर किए गए थे। इस प्रकार वर्ष 2024 में 48 से अधिक जो सीनियर लेवल और मिडिल लेवल कैडर का डेड बॉडीज रिकवर किए गए थे। और काफ़ी बड़ी संख्या में जो अन्य जो पीएलजी फॉर्मेशंस के कैडर्स का भी डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसी हिसाब से देखा जाएगा, मतलब जो टॉप लेवल का जो कैडर्स का जो काफ़ी बड़ी क्षति वर्ष 2024 में हुई। सर, जो लगभग 48 से अधिक बड़े नाम नक्सलियों के, उनको पुलिस ने मार गिराया है। बड़ी घटनाओं में वो शामिल थे? किन-किन बड़ी घटनाओं में थे जिनका ज़िक्र जो है लगातार मीडिया और सारी चीज़ों में होता रहता है? क्या उन बड़ी घटनाओं के बारे में मालूम? जैसे जिस तरीके से वर्ष 2024 में जो सीनियर लेवल कैडर्स का डेड बॉडी बरामद की गई थी, जैसा स्टेट कमेटी मेंबर जोगन है, डिविजनल कमेटी मेंबर विनय, जैसे डिविजनल कमेटी मेंबर नागेश है, जो नेशनल पार्क एरिया में सक्रिय है, और जैसे सीआरसी कंपनी कमांडर सागर है, जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में जो उसूर पामेड़ इलाके में सक्रिय रहते हैं। इन लोग विगत वर्षों में एक माओवादी कैडर के ऊपर, किसी के ऊपर 18 से अधिक प्रकरण, किसी के ऊपर 40 से अधिक प्रकरण, इस प्रकार काफ़ी बड़ी संख्या में इन लोग हिंसात्मक गतिविधि में शामिल रहा है। सुरक्षा बल के ऊपर हमला के अलावा जो कई निर्दोष ग्रामीण का हत्या वाला या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना, इस प्रकार काफ़ी घटना में इन लोग का शामिल रहा है। और इस हिसाब से मतलब उनका पूरा प्रोफाइल भी बना हुआ, और उनके ऊपर पूर्व से इनाम भी घोषित है। किसी के ऊपर मतलब 10 लाख इनाम घोषित है, किसी के ऊपर 8 लाख इनाम घोषित है, किसी के ऊपर 5 लाख इनाम घोषित है। कुल मिलाकर इन सब माओवादियों का जो डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, 5 करोड़ से अधिक इन लोगों को पूर्व से शासन द्वारा इनाम भी घोषित रहा। इस प्रकार काफ़ी सक्रिय रूप से ये लोग विभिन्न प्रकार के जो हिंसात्मक गतिविधि में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा, और उसका जो अलग-अलग कैडर्स का पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन प्रोफाइलिंग भी की जा रही है। जिंदाबाद 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 भगवा माओवादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज के मुताबिक साल 2024 सुरक्षा बल के लिहाज से सकारात्मक परिणामों वाला वर्ष साबित हुआ है। एक ओर जहां 131 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिनमें कुख्यात नक्सली शामिल थे, जिन पर बड़े पैमाने पर इनाम घोषित किया गया था, तो दूसरी तरफ गिरफ्तारियों का आंकड़ा भी विजयश्री के आशीर्वाद जैसा ही है। वहीं माओवादियों के आत्मसमर्पण को केंद्र और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति की सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि इस बात को कतई नहीं भुलाया जा सकता है कि बस्तर आज भी पूरी तरह से नक्सल मुक्त नहीं हुआ है और माओवादी आक्रांताओं से जंग आगे भी जारी रहेगी। ये एक सच्चाई है कि एक लंबे अरसे तक कई मोर्चे पर सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। राज्य गठन से लेकर साल 2023 तक माओवादियों ने ऐसे कई हमले किए हैं जिसमें लगातार नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई जवानों की शहादत से चुकानी पड़ी है। कहा जाता है कि वक्त का पहिया घूमता है और परिस्थितियां पलट जाती है। संभवतः वह दौर आ चुका है। अब हर मोर्चे पर सुरक्षा बल खून की होली खेलने वाले माओवादियों पर भारी पड़ने लगे हैं। माओवादियों की सोच से कहीं आगे निकलकर उनको उन्हीं की मांद में घुसकर मात दे रहे हैं। इस विषय को लेकर बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। सर, हमने भी कई बार नक्सलियों से मुलाकात की, अंदर इलाके में पहुंचे हैं, कई दूरी तक जो है उनको उनके सूचना तंत्र जो है वो लगे रहते हैं। ऐसे में हर बार पिछले कई बार हमने देखा है कि जब जवान निकलते हैं ऑपरेशन में, पता तो रहता है कि नक्सली कहाँ पर है, लेकिन वो जब जवान वहां पर पहुंचते थे तो वहां से नक्सली भाग जाते थे। लेकिन अब जो है उनके कोर इलाके में पहुंच रही है पुलिस, उनके कोर इलाके में मुठभेड़ हो रही है, तो जो बीच के जो सूचना तंत्र है उसको तोड़ने का काम कैसे हुआ और कैसे जो है मजबूत हुई अपनी सूचना तंत्र? निश्चित रूप से विगत महीने में सुरक्षा बल के पास जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है
काफ़ी मजबूत हुआ है। सुरक्षात्मक कारणों से हम उसका तौर तरीका को खुलासा नहीं कर सकता है, लेकिन जो माओवादियों की एक नकारात्मक गतिविधि है, लगातार क्षेत्र की जनता को नुकसान पहुँचा जा रहा है, शासकीय संपत्ति को और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षति पहुँचा जा रहा है और स्थानीय लोगों को दिग्भ्रमित करके, गुमराह करके, डरा-धमका कर अपना अब तक उनकी माओवादी द्वारा क्षेत्र को काफ़ी नुकसान पहुँचाए गए थे। इन सब परिस्थिति कारण से मैदान में काफ़ी एक सकारात्मक परिवर्तन आए थे। उसके साथ-साथ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क का भी काफ़ी एक तगड़ा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, उन सब के एक कुल मिलाकर एक परिणाम रहा। वर्ष 2024 में अभी तक माओवादियों का काफ़ी बड़ी नुकसान उठाना पड़ा और ये ट्रेंड आने वाले समय में भी रहने का पूरा हमको उम्मीद है, क्योंकि ये जो माओवादी संगठन सिर्फ़ एक आतंक के बल पर अपना काम कराने के लिए कोशिश कर रहा है। उनके पास क्षेत्र की जनता को देने के लिए कुछ भी सकारात्मक विषय नहीं है। इसलिए इस प्रकार का जो गतिविधि में शामिल व्यक्ति या संगठन, बहुत उनका जल्दी अंत होगा। उसी दिशा में आगे हम लोग इस अभियान को ले जा रहे हैं। वादियों में मौसम के मिजाज का फर्क अलग ही नजर आने लगता है। छत्तीसगढ़ में मानसून के दौरान बस्तर की खूबसूरती अलग ही रंग लिए होती है। मानसून में बस्तर जहां हरियाली से लद जाती है, तो वहीं नदी नालों में उफान का खतरा भी बढ़ जाता है। माओवादी इन मौकों का फायदा उठाने की फिराक में होते हैं और अक्सर हमलावर भी बन जाते हैं। इस विषय को लेकर आगामी रणनीति पर भी बस्तर आईजी ने योजनाओं को लेकर हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिये से खास बातचीत की। सर, जिस तरीके से फिलहाल हालात है, आगे आने वाले समय में मानसून आने वाला है, तो मानसून में क्या ये ऑपरेशन उसी तरीके से जारी रहेगा? क्योंकि लगातार जिस तरीके से फिलहाल ऑपरेशन हो रहे हैं, कई सफलताएं मिल रही हैं, लेकिन मानसून में हम देखते हैं कि अंदरूनी इलाकों में जो नदी नाले हैं, वो काफी उफान पर रहते हैं और कई बार हमने देखा है कि उसका फायदा लेकर नक्सली जो है भाग जाते हैं, उसका फायदा लेकर नक्सली जो है छुप जाते हैं और जवानों को जो है वापस आना पड़ता है। इस बार मानसून के लिए क्या कुछ रणनीति है? विगत वर्षों में भी मानसून के समय भी लगातार अभियान जारी रहा। स्थानीय परिस्थिति को देखकर और अन्य जो चुनौती को सामने देखते हुए इसके लिए अलग-अलग रणनीति बनाई जाएगा। लेकिन इतना बात स्पष्ट है, मतलब जो हमारा अभियान है, जो अभी 24/7 लगातार अभी जारी रहेगा। जो मानसून की अवधि में भी जैसा जिन-जिन क्षेत्र में किस प्रकार का हमको कार्रवाई करना चाहिए, उसका एक लोकल स्पेसिफिक हमारा एक कार्य योजना रहेगा। उसके साथ हमारा काम आगे बढ़ेगा। मानसून की अवधि में बेहतर अभियान संचालित करने के लिए हमारा जवान काफ़ी ट्रेंड भी है, उनकी मनोबल भी काफ़ी मजबूत है और इसके लिए अलग-अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में उनका किस प्रकार का जो मानसून की अवधि में जो चुनौती का सामना कर सकता है, उनके लिए जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और इक्विपमेंट के हिसाब से भी उनका सभी प्रकार का जो साधन-संसाधन से भी उनका लैस की गई है। इसलिए मानसून की अवधि में भी हमारा अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। सर, बीजापुर के पास एक रोपवे भी तैयार किया गया है। क्या मानसून की दृष्टि से उस रोपवे को तैयार किया गया कि सिर्फ जवान ऑपरेशंस पे उसका यूज़ करेंगे या फिर ग्रामीण भी उसका उपयोग करेंगे? इसके जो जवानों को दृष्टिकोण से इसको नहीं बनाए गए थे, क्षेत्र की जनता का आवक-जावक के लिए जिस प्रकार का उनका कठिनाई को सामना करना पड़ा, उसको देखते हुए मतलब जो ब्रिज का धर्मावरम के ऊपर है, जो चिंतावागु नदी के ऊपर एक ब्रिज निर्माण कार्य भी अभी प्रगति पर है। लगभग 80% उसका काम हो चुकी है। शेष आने वाला 1-2 महीने में उनका पूरा काम भी पूर्ण हो जाएगा। इस अवधि में यदि ग्रामीण किसी मरीज को, कोई स्टूडेंट्स को अपना जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय तक आने-जाने के लिए यदि नदी पार नहीं कर पाए, उनकी सुविधा के लिए एक रोपवे भी सस्टम आईटीबीपी और सीआरपीएफ फोर्स के माध्यम से तैयार की जा रही है और उससे क्षेत्र के ग्रामीण को भी फायदा होगा और निश्चित रूप से आने वाला समय जैसे ब्रिज का काम कंप्लीट हो जाएगा चिंतामणी नदी के ऊपर, उससे काफ़ी एक गेम चेंजर के रूप में जो पामेड़ क्षेत्र अब तक जो ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय बीजापुर से थोड़ा दूर रह गए, वंचित रह गए कनेक्टिविटी से, वो अभी तेलंगाना से घूमकर उनका जिला मुख्यालय तक आने की जो परिस्थिति वो दूर हो जाएगा। खुद अपने जिला अंतर्गत से उनका आने-जाने के लिए रास्ता बन जाएगा। इसलिए एक गेम चेंजर पुलिया के रूप में इसको हम देख रहे हैं। माओवाद को पीछे धकेलने में सुरक्षा बल को बड़ी सफलताएं मिल चुकी हैं, लेकिन हालात पूरी तरह से नियंत्रित हैं, ऐसा कतई नहीं है। आला पुलिस अफसर भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मिलने वाली सफलताओं के साथ चुनौतियां भी बरकरार हैं, लेकिन ऐसा विश्वास भी जताया जा रहा है कि जिस रणनीति के साथ सुरक्षा बल आगे बढ़ रहा है, जल्द ही बस्तर को माओवाद से पूरी तरह मुक्त करा लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब वह समय आएगा जब बस्तर पूरी तरह नक्सलवाद से निजात पा पाएगा। सर, लगभग लगातार ऑपरेशंस तो चल रहे हैं, कई नक्सलियों की गिरफ्तारी हो रही है, कई आत्मसमर्पण कर रहे हैं, कई लोगों का एनकाउंटर भी हो रहा है।
एक बड़ा आंकड़ा जो है नक्सलवाद का खत्म हो चुका है लगभग, लेकिन फिर भी नक्सली अभी भी हैं। क्या लगता है कि अभी भी कितने नक्सल संगठन से जुड़े हुए लोग होंगे जो वर्दीधारी बंदूकधारी पीएलजीए से जुड़े हो, सीसी हो, एसजेडसी हो, एलओएस हो, ऐसे जो उनके अलग अलग विंग है, कितने नक्सली अभी भी होंगे बस्तर में जो काम कर रहे हैं? प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम महोदय संगठन का काम करने का तरीका ओवरऑल देखा जाएगा तो दो प्रकार के होते हैं। उनके एक मिलिट्री फॉर्मेशन होते हैं जिसमें पीएलजी प्लेटून, पीएलजी कंपनी, पीएलजी बटालियन और साथ साथ जो जन मिलिशिया कैडर उनके एक ग्रास रूट लेवल के जो कैडर्स बोले जाते हैं। साथ दूसरे जो उनके एक पॉलिटिकल जो आउटफिट होते हैं जिसमें उनका संगठन का जो काम देखे जाते हैं, जैसा लोकल ऑर्गेनाइजेशन कोड से लेकर उनका विभिन्न प्रकार के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, डीएकेएमएस है, सीएनएम है और उसके ऊपर जैसा डिविजनल कमेटी के जो कैडर्स है और उनके जो अलग अलग प्रकार के जो कार्य को संचालन करने वाला कमिटीज होते हैं। इस प्रकार जो आर्म्ड जो माओवादी कैडर जो बंदूक लेकर जो सुरक्षा बल के ऊपर जो हमला करने वाला या किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक गतिविधि में शामिल करने वाला जो कैडर्स है, उनकी संख्या देखे जाए तो मतलब अलग अलग जिला में उनका किसी जिला में 300, किसी जिला में 200, किसी जिला में मतलब अभी काफी संख्या कम होकर मतलब 40-50 के हिसाब से भी पहुंच गए थे। उन सब का खिलाफ एक प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए हम एरिया स्पेसिफिक एक योजना के साथ हम काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी इस टाइप का जो हथियारबंद माओवादियों का भी संख्या हम खात्मा करते हुए और अन्य जो उनके जो संगठन में जो काम करने वाला जो कैडर्स काफी बड़ी संख्या में सरेंडर भी हो रहा है, काम छोड़कर भाग भी जा रहे हैं। इस प्रकार का परिस्थिति हमको देखने को मिल रहा है। बहुत जल्दी मतलब माओवादियों का जो संगठन को हम ध्वस्त करके क्षेत्र के एक नया पहचान दिलाने के साथ साथ जनता को एक शांतिपूर्ण एक वातावरण निर्मित करके देने में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सर वही इस पे ही एक सवाल रहेगा कि विचारधारा को खत्म करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो बंदूक पकड़े हुए नक्सली है उनका खात्मा जरूर किया जा सकता है। तो क्या लगता है कि कब तक ये बस्तर जो है बंदूक और ये बारूद की जो गंध है उससे दूर हो पाएगा? क्षेत्र की जनता द्वारा विगत वर्षों में माओवादियों का एक हिंसात्मक चेहरा है, एक नकारात्मक चेहरा है, एक जन विरोधी, एक आदिवासी विरोधी, एक विकास विरोधी उनकी हरकतों को देख लिए, जान लिए, पहचान लिए, इसलिए माओवादियों का किसी प्रकार का भी समर्थन नहीं मिल रहा है। जैसे जैसा नया कैंप प्रारंभ होते जा रहा है, उस इलाके के जनता को मूलभूत सुविधा जैसा सड़क, जो पुल पुलिया का निर्माण, बिजली आपूर्ति, रेशन दुकान या अन्य जो बेसिक जो उनकी सुविधा प्राप्त होते जा रहा है और क्षेत्र के जो बच्चे द्वारा पुनः स्कूल में जा रहा है, जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है और मरीजों का हॉस्पिटल के लिए इलाज के लिए भी सुविधा बन रहा है। इस प्रकार काफी मैदान में सकारात्मक स्थिति देखने के लिए मिल रहा है। माओवादी द्वारा इतना वर्षों से जल, जमीन, जंगल की जो एक दिग्भ्रमित जो विचारधारा से क्षेत्र को, जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी जनता माओवादियों का जो असली जो उनके इरादा को जान लिया, समझ लिया। माओवादियों के पास अभी क्षेत्र को देने के लिए कोई सकारात्मक विषय नहीं रह गए। इन सब परिस्थिति से हमको पूरा उम्मीद है आने वाला बहुत जल्दी मतलब माओवादियों का गतिविधि समाप्त होगा, उनकी संगठन का खात्मा होगा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित होगा, हमें पूरा विश्वास है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माओवादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक ऐसा मसला है वास्तव में जिसकी था नहीं है। यूं तो देश भर में नक्सलवाद 1965 में जन्म ले चुका था, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का पहला कदम 1985 में पड़ा। तब ये एक विचारधारा की तरह काम किया करता था, किंतु वक्त के साथ विचारधारा तो टूटकर बिखर गई और माओवाद ने लूट, मार, हिंसा और हत्या को अपनाते हुए माओवादी विचारधारा की दिशा ही बदल डाली। बहरहाल वर्तमान दौर के नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार और सुरक्षा बल जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, उसकी कामयाबी प्रदेश के साथ देश की जनता भी चाहती। लेकिन सवालों का कारवां अभी भी जारी है कि आखिर वो समय कब आएगा जब बस्तर पूरी तरह से भयमुक्त दंडकारण्य कहलाएगा। कब अचानक धड़धड़ाने वाली गोलियों की आवाज बंद हो जाएगी और कब खून से लाल होने वाली बस्तर की धारा पूरी तरह से स्वच्छ हो पाएगी। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज की बिग स्टोरी का अगला चैप्टर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।